अंदर जम्मू सूबे के अंदर की ताजा सूरत हाल क्या रही, आज कितने केसेस आए, कितने लोगों की मौत हुई, वो आपके सामने रखेंगे। श्रीनगर से हमारे साथ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज भी ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त लाइव थोड़ी देर में। लेकिन इससे पहले कि हम कोविड-19 की बात करें, लॉकडाउन की बात करें, दोबारा जिस लॉकडाउन का ऐलान किया गया है इस वक्त से लेकर 27 तारीख तक नाफिजुल अमल वादी कश्मीर के अंदर रहेगा। लेकिन उससे पहले आपको वजीर आजम से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। अब से थोड़ी देर पहले वजीर आजम ने खिताब किया, जहां पर 45वें भारत अमेरिका यूएस काउंसिल से उन्होंने खिताब किया और इंडिया आइडिया समिट में खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल ने जहां हमें नया तजुर्बा सिखाया है, वहीं जिंदगी की अहमियत और जीने का सलीका भी इन हालात ने पूरी तरीके से बदल दिया है और इसलिए जिंदगी की अहमियत कई ममालिक के अंदर दुनिया भर के करोड़ों लोगों को पता चली है। साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने दोबारा घरेलू पैदावार यानी आत्मनिर्भर भारत जिस मिशन के तहत जो प्रोग्राम जो कैंपेन भारत सरकार की तरफ से शुरू किया गया था उसके हिसाब से उन्होंने दोबारा बात की और उनके मुताबिक घरेलू पैदावार पर सबसे ज्यादा जोर रहना चाहिए, जिसके बिना वजीर आजम के मुताबिक किसी भी मुल्क की इक्तिसादी हालत तब तक सुधर नहीं सकती जब तक वो खुद पर इन्हिसार ना करें। और खिताब के दौरान उन्होंने अमेरिका के सरमायाकारों को भारत में सरमायाकारी की खुली दावत दी है, जो सबसे बड़ी चीज आज के खिताब की रही। वजीर आजम ने और क्या कुछ कहा इस खिताब के दौरान वो आपको सुनाते हैं, उसके बाद आपको श्रीनगर स्टूडियो भी बराह रास्त लिए चलेंगे। फ्यूचर मस्ट प्राइमरीली बी a more human-centric one. Our growth agenda must place the poor and vulnerable at the core. Ease of living is as important as ease of business. Friends, recent experience has taught us that the global economy has been too focused on efficiency and optimization. Efficiency is a good thing, but on the way we forgot to focus on something equally important, that is resilience against external shocks. It has taken a global pandemic to remind us how important resilience is. Friends, global economic resilience can be achieved by stronger domestic economic capacities. This means improved domestic capacity for manufacturing, restoring the health of the financial system and diversification of international trade. Friends, India is contributing towards a prosperous and resilient world through the clarion call of an Atmanirbhar Bharat, and for that, we await your partnership. Friends, today there is global optimism towards India. This is because India offers a perfect combination of openness, opportunities and options. तो घरेलू पैदावार और शराकतदारी के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। इकॉनमी को रिवाइव नहीं किया जा सकता, इक्तिसादी तौर पर या मुआशी तौर पर मजबूत और मुस्तहकम नहीं बना जा सकता जब तक खुद पर इन्हिसार ना किया जाए। वज़ीर आज़म के खिताब की एक अहम बात। और दूसरा ये, अमेरिका के जो इस वक्त सरमायाकार हैं, भारत के अंदर बिजनेस करना चाह रहे हैं, उनको आज दावत दी है मरकजी सरकार की तरफ से। खुद वज़ीर आज़म ने इस खिताब के दौरान जिक्र किया और इंडिया आइडिया समिट के दौरान एक और बड़ी चीज जो उन्होंने बताई कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में जितना जरूरी हमारा काम है उसके साथ साथ कोविड-19 से निजात पाने के लिए इस वक्त जिंदगी की अहमियत को भी और जीने के तरीके को भी हमने हालात को देखते हुए बदलना होगा। अब बात जब कोविड-19 की हुई है तो बड़े फैसले आज भी इंतजामी उमूर चलाने वाले अफसरान के आज दिल्ली से वादी कश्मीर तक रहे हैं। वादी कश्मीर सबसे पहले आपको लिए चलेंगे। आज दोबारा लॉकडाउन का ऐलान हुआ है।
इस वक्त से लेकर 27 तारीख तक चलेगा, लेकिन उसके बाद भी हो सकता है या नहीं, इस पर इंतजामिया मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए दोबारा कोई फैसला लेगी। ताजा तरीन खबरों की एक और शुमारी के साथ सीधा आपको श्रीनगर इसलिए ले चलते हैं, जहां पर सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज हमारे साथ हैं। लॉकडाउन के साथ साथ जो अवाम का रद्द अमल है और पाबंदियां आज दिन भर भी रही, लेकिन उस बीच किस तरीके से कई इलाकों के अंदर आज भी मूवमेंट देखने को मिली और अवामी रद्द अमल, खासतौर से मौजूदा सूरत हाल तब जब ईद उल अजहा की भी तैयारियां और रिवायती गहमा गहमी बाजारों से गायब है। सनम एजाज के पास आपको राह रास्त श्रीनगर लिए चलते हैं। सनम, बहुत शुक्रिया आसिफ। और श्रीनगर से नाजरीन के लिए मैं दो बड़ी खबरें लेके आऊंगा। सबसे पहले बड़ी खबर हम कोविड के रिलेटेड ही करेंगे, क्योंकि कोविड का कहर और अभी जो सरकार ने हमारे पास जो सरकारी आज का अपडेट आया है, कुल मिला के आज 453 केसेस पॉजिटिव आए हैं और कुल अब ये तादाद 15,711 हो चुकी है। 352 केसेस आज कश्मीर के हैं, 101 जम्मू का है और कश्मीर में ये तादाद अब 12,477 लोगों की हो गई है और इन 12,477 लोगों में से 6,734 अस्पतालों में इलाज पाने के बाद सेहतयाब होकर वापस चले गए। आज जो 352 केसेस कश्मीर से आए, इनमें 2 हामला खवातीन भी है, 5 फौजी भी है और श्रीनगर के लाल दद अस्पताल की एक मुलाजिम भी है। ये अभी तक जो सरकार ने डाटा जारी किया है, जो पॉजिटिव केसेस आज के आए हैं। और आज के पॉजिटिव केसेस के साथ साथ नाज़रीन को बताना चाहूंगा कि सुबह की शुरुआत कश्मीर में अब कोविड की मौत की खबर से ही हो रही है और आज अभी तक जो कश्मीर में कोविड के साथ अमवात हुई हैं उनकी तादाद 8 है और इस 8 में रोंगटे खड़े कर देने वाला एक बच्चे की मौत भी है, जिसकी उम्र 5 साल बताई जाती है और ये बांडीपुरा के काजीपुरा इलाके का रहने वाला है और इसकी आज श्रीनगर के अस्पताल में मौत वाक़ा हुई है। इसके साथ साथ 5 साल बच्चे के साथ साथ श्रीनगर में ये लगातार दूसरे दिन 45 साल शख्स की मौत का वाक़ा भी पेश आया है और ये 45 साल शख्स जोनीमर श्रीनगर का है। याद अपने नाज़रीन को दिलाना चाहूंगा कि कल पुलवामा के इलाके में एक डॉक्टर की मौत हुई थी, जिसकी उम्र भी 45 साल के करीब बताई गई थी और आज एक खातून भी श्रीनगर में मौत का शिकार हुई है, जिसकी उम्र 45 साल है और ये पालपुरा श्रीनगर कमरवारी के इलाके की रहने वाली है। राजबाग के 58 साल की उम्र का शख्स भी आज कोविड की मौत का शिकार हुआ है। साफ जाहिर है कोविड की मौत और कोविड के साथ साथ पॉजिटिव केसेस की तादाद। और नाजरीन तक ये भी बताना चाहूंगा कि इस वक्त सरकार के सर्विलांस में 3,41,262 लोग हैं जो सरकार के सर्विलांस में हैं कोविड के रिलेटेड मामला को लेके। और ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो अमवात का सिलसिला है अब 270 से ऊपर हो चुका है। और इन अमवात, इस सारी सोचाल के बीच में आज सुबह डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, अस्पतालों तक गए, मार्केटों में गए और जब उन्होंने सिचुएशन देखी, वहां जो इंटेलेक्चुअल उनसे मिले, वहां शहर के लोग मिले, तो बताया कि इलाज नहीं है तो क्या किया जाए इस कोविड के खिलाफ। इसकी चेन को रोकने के लिए तो सब ने डिविजनल कमिश्नर कश्मीर को मशवरा दिया कि कुछ न कुछ किया जाना चाहिए। और उसके फौरन बाद जब वो वापस आए तो सीधा उन्होंने श्रीनगर में आला अफसरान की मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि ना दवाई है ना कुछ और, तो इलाज सिर्फ लॉकडाउन है। तो बाज़ाब्ता तौर पे सुबह ही ऐलान किया गया कि लॉकडाउन है और ये लॉकडाउन चूंकि सुबह ही लगाया गया था, लेकिन बाजार में लोग निकल गए थे, घरों से निकल गए थे, तो ईज आउट इसलिए किया गया कि शाम 7 बजे से लॉकडाउन हो गया और अब की बार सख्त तरीन लॉकडाउन अपनाए जाने का फैसला लिया गया है। और इस लॉकडाउन के दौरान सिर्फ वही लोग मूवमेंट कर सकेंगे जिनके पास जरूरी पासेस होंगे और उनमें जो एसेंशियल सर्विसेज के लोग हैं उन्हें ही जाने की इजाजत दी जाएगी। मीडिया अपने पासेस, अपने जो आई कार्ड्स है उसका इस्तेमाल करके मूवमेंट कर सकता है और सरकारी जो मुलाजिम एसेंशियल सर्विसेज के उनके पासेस उनके दफातर तक पहुंचाए गए। और ये आज का लॉकडाउन जो है ये इस महीने की 27 तारीख यानी 27 की शाम तक रहेगा और 27 की शाम को इसमें रिलैक्सेशन दी जाएगी और वो भी सिर्फ 3 दिनों की। और उन 3 दिनों के बाद फैसला लिया जाएगा, क्योंकि ये 3 दिन है इसलिए है कि ईद कुर्बान है और ईद उल अजहा की इस मुकद्दस मौके पर लोग खरीदारी कर सकें। उस हवाले से ये
रिलैक्सेशन दी गई है और उसके बाद आगे क्या करना है उसका फैसला इन 3 दिनों के दौरान किया जाएगा ग्राउंड की सिचुएशन को देखते हुए। और नाज़रीन तक ये बात भी पहुंचाना चाहूंगा कि आज कई मुकामात पर हंगामा भी देखने को मिला, खासतौर पे बडगाम में सूरत हाल बहुत ज्यादा कशीदा हुई है। बडगाम में तो कल ईट भट्ठू पर काम करने वाले गैर रियासी मजदूरों की जो बड़ी तादाद पॉजिटिव आई थी, उसको लेकर आज बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल कशीदा हो गई थी। और उसके साथ साथ अभी कुछ देर पहले श्रीनगर के NIT के क्वारंटीन सेंटर में भी हालात कशीदा होने की खबरें हैं। बताया जाता है कि वहां जो गैर रियासी मजदूर वहां क्वारंटीन करने के लिए लाए गए हैं, वहां पे कुछ हंगामा उनके दरमियान हुआ है। ये सूरत हाल इस रिलेटेड। लेकिन दूसरी खबर की बात करें तो अच्छी खबर ये भी नहीं है, क्योंकि इशारों में वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज फौज को तैयार रहने का अहकाम देते हुए बताया कि चीन और हिंदुस्तान के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सूरत हाल सही नहीं है। और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि आज जो कमांडरों की मीटिंग थी दिल्ली में, 2 रोजा कमांडरों की मीटिंग के पहले दिन अपने खिताब में वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने बताया कि सिचुएशन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पैदा हुई है उसमें फिजाइया ने जो अपना रोल अदा किया है वो काबिल तारीफ है, वो अब भी करिए। लेकिन आगे के हवाले से उन्होंने कहा कि मुतहरिक रहना है और किसी भी वक्त कुछ भी हालात के हवाले से मुकाबला करने के लिए तैयार रहना है। ये वजीर दिफा राजनाथ सिंह की दिल्ली में 2 रोजा कमांडरों की मीटिंग हवाई सर्विसेज की तारीफ है। लेकिन इसी हवाले से आज से बताना चाहूंगा व्यूअर्स को कि हमने दिफाई तज्जिया निगार SP सिन्हा से भी इसी हवाले से पूछा है। जरा पहले उनका साउंड बाइट सुनते हैं, वो क्या बता रहे हैं इस आज की वजीर दिफा राजनाथ सिंह की इस मीटिंग और अपने बयान के हवाले से। क्योंकि खबरें ये भी हैं कि जो एडिशनल फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट लद्दाख के इलाके में की गई है, अगर वहां डी-एस्केलेशन भी हो जाती है, क्योंकि डी-एस्केलेशन किसी हद तक अब हो रहा है, तो उसमें जो एडिशनल फोर्सेज है उन सबको वापस नहीं बुलाया जाएगा, बल्कि उन्हें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ साथ जो पाकिस्तान के साथ लगने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल है उनके उस पर उनको तैनात ही रखा जाएगा। तो SP सिन्हा को सुनते हैं, उसके बाद बाकी मामला तो चलेंगे। ये बहुत सूझबूझ वाली कदम है सरकार की और फौज की, जो एडिशनल जो 3 डिवीज़न डिप्लॉय हुए हैं उनको वहीं कायम रखा जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। क्यों ये ज़रूरी है? सबसे बड़ी बात यह है कि चीन पे विश्वास नहीं किया जा सकता, ट्रस्ट डेफिसिट है और इतिहास सिखाया है कि चीन पे विश्वास करना हमारे लिए आत्मघातक रहा है। तो यदि विश्वास नहीं है तो क्या किया जाए? हमको अपना मिलिट्री मसल पावर दिखाना पड़ेगा, हमको अपनी पूरी तरह से गार्ड डाउन नहीं करना पड़ेगा, गार्ड अप रखना पड़ेगा। एक और बिंदु मैं कहना चाहता हूं कि क्या ये सच नहीं है कि चीन विस्तारवाद में विश्वास करता है, चीन सलामी टेक्निक में विश्वास करता है, चीन 1 पाम और 5 फिंगर स्ट्रेटजी में विश्वास करता है, चीन 2 कदम आगे 1 कदम पीछे स्ट्रेटजी में विश्वास करता है। तो जो देश इस तरह से घातक कदम उठाता है और सोच रखता है हिंदुस्तान के खिलाफ, तो हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। हमको पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करना है, चीन को आइसोलेट करना है। दिफाई तज्जिया निगार SP सिन्हा कह रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए फौजी जो वहां पर तैनात किए गए हैं, जो एडिशनल ट्रूप्स थे, उनका वहां रहना जरूरी है। फौजी सतह पर बातचीत तो चल रही है, लेकिन दबाव भी इस वक्त पड़ोसी मुल्क पर रखना जरूरी है। सनम, दोबारा मैं लॉकडाउन की जब बात चल रही थी तो मैं उस पर भी आऊंगा दोबारा की इंतजामिया की जानिब से जो 2 बड़े फैसले लिए गए। एक तो लॉकडाउन जिसका नफाज अमल में लाया गया है, क्या ये लॉकडाउन सिर्फ रेड जोन और कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों के लिए होगा या तमाम हिस्से जहां पर थोड़ी बहुत मूवमेंट होती थी सिविलियंस की, निजी गाड़ियों की, वो भी बंद रहेगी? एक दूसरा, ये जो मजदूरों को लेकर जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने फैसला लिया है, ये आज से ही इसका इतलाक हो चुका है, आज से ही ऑर्डर नाफिज हो चुका है कि कोई भी बाहर से अगर मजदूर आता है, कामगार आता है, तो वो कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर श्रीनगर पहुंचे? देखिए, बिल्कुल आसिफ, बहुत शुक्रिया। जिस तरह अभी दिफाई तज्जिया निगार SP सिन्हा बता रहे थे कि चीन पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, इसी तरह कोविड पे भी कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। और कोविड पे भरोसा ना करते हुए सरकार ने आज जो फैसला लिया उसके पीछे के 2 महरिकात थे। एक ये है कि आज भी हमारे पास वो तस्वीर आई है, लंगेट हंदवाड़ा बैंकों की तस्वीर आई है जहां पे भीड़, बहुत ज्यादा भीड़ थी, हद से ज्यादा भीड़ थी। और उस भीड़ के दौरान लोगों में फिजिकल डिस्टेंसिंग क्या रकम दुक्का हो रही थी, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह का कहीं पे कोई उधर रोल नहीं था। हमारे पास तस्वीर वादी लुलाब के टिकीपुरा स्कूल ग्राउंड की भी आई हुई है, उनमें क्रिकेट वहां पे मैच हो रहा है शाम के वक्त, और उस मैच वहां पे टूर्नामेंट बाकायदा तौर पर ऑर्गेनाइज किया है वहां
मुकामी लोगों ने, और इलाके की पूरा इलाका जो है उसका तमाशा मैच का दिख रहा है। और इंतजामिया जो वहां की है वो खामोश तमाशाई बैठ गई है। कुपवाड़ा की बात करता हूँ, जहां पे अभी ये बॉर्डर एरिया के ऊपरी इलाका है, लोनाब का इलाका है, वहां पे अभी तक कोविड के केसेस की बड़ी तादाद जो है वो नहीं देखते हैं, लेकिन वहां फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं है। इस तरह की खबरों के बाद सरकार ने ये फैसला लिया कि आज से लॉकडाउन लगाना और सख्ती से लगाना है। अब रेड जोन की बात है, रेड जोन की नहीं है, ये कश्मीर के सभी डिस्ट्रिक्ट जो है वो रेड जोन में, एक्सेप्ट एक बांडीपुरा के, जहां पे ये फैसला जो है ये इतलाक नहीं होगा, वहां कुछ सी हद तक रिलैक्सेशन होगी कोविड के रिलेटेड। लेकिन एक चीज ये भी है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट नहीं होगी। और दूसरा सवाल आपने पूछा कि क्या नॉन कश्मीरी, नॉन जो लेबर क्लास लोग हैं बाहर से जो आए हुए, क्या उन्हें श्रीनगर में एंट्री होगी? तो बाकायदा तौर पर जिला तरक्याती कमिश्नर की तरफ से हुक्मनामा जारी हुआ है और उसमें बताया गया है कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे भी बट्टा वगैरह जहां पे ये लोग काम करते हैं, जहां ईंटें बनती है, वो नहीं है, इसलिए इनको वहां आने की जरूरत नहीं है। अब बहालत मजबूरी कोई इधर श्रीनगर के इलाके में आता है तो बाकायदा तौर पे पहले उसका टेस्ट किया होना चाहिए, वो नेगेटिव हो, उसके बाद ही उसको श्रीनगर में एंट्री की इजाजत होगी। और कल इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट भी बंद रहेगी, ये श्रीनगर में इंतजामिया का फैसला है। श्रीनगर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स भी बंद रहेंगे। आसिफ, एक और सवाल सनम, उसके बाद आपसे इजाजत चाहेंगे कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के बीच जो ताजिर पेशा अफराद हैं वो भी पहले ही काफी ज्यादा नुकसान उठा रहे हैं, हालांकि लगातार मीटिंग्स भी चल रही हैं। कल भी KTMF के चीफ और उनके जो दीगर ताजिर अंजुमनों के सरबराह थे उनके साथ ही वो भी सूबाई कमिश्नर से मिले, मुलाकात हुई, लेकिन क्या कोई रास्ता निकल पाया है कि कम से कम थोड़ी रियायत ईद के मौके पर या ठीक 27 तारीख के बाद कुछ दिनों के लिए या कुछ घंटों के लिए थोड़ी नरमी या ढील बरती जा सकती है लॉकडाउन के बीच में? देखिए, बिल्कुल आसिफ, कश्मीर में यूं तो ये लॉकडाउन जो लंबा लॉकडाउन है, ये सिर्फ कोविड का लॉकडाउन नहीं बल्कि बिजनेस तबके के लिए लॉकडाउन लगभग 1 साल का हो चुका है। और इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो है वो लाल चौक के तजारत पेशा लोगों को ज्यादा झेलना पड़ा है, क्योंकि यूजुअली फोकस लाल चौक के एरिया पे ही रहता है और लाल चौक में ही ज्यादा बंद वगैरह होता है। और चाहे वो हालात का लॉकडाउन हो या ये लॉकडाउन, इस लॉकडाउन के दौरान लाल चौक के तजारत पेशा लोगों को बहुत झेलना पड़ा। बाहर के या अंदर के कुछ तजारत पेशा लोगों या छोटे दुकानदारों ने हल्का फुल्का काम भी किया है, लेकिन ओवरऑल लाल चौक के दुकानदारों को झेलना पड़ा है। लेकिन इंतजामिया अभी फिलहाल इस मामले पे यही सोच रही है कि पहले जान उसके बाद जहान, और पहले जान और जहान की बात करते हुए इंतजामिया ये भी फैसला करी है कि 3 दिन का जो लॉकडाउन में रिलैक्सेशन होगी 27, 28 और 28, 29 और 30 को, यानी 3 दिनों की जो रिलैक्सेशन होगी, इसमें सभी जो तबके हैं उनको रिलैक्सेशन दी जाएगी। ताहम SOPs का खास तौर पे ख्याल रखा जाएगा। और सरकार की हवाले से ये भी कुछ समय मालूम हुआ है कि अगर सरकार को महसूस हुआ, जरूरत पड़ी कि कहीं जो मैजिस्ट्रेट ग्राउंड पे होगा कि कहीं लॉकडाउन की खिलाफवर्जी की जा रही है, SOP की खिलाफवर्जी की जा रही है, उस शख्स को क्वारंटीन भेजा जाएगा, ये भी सरकार सोचती है। लेकिन अभी तक इसका फैसला नहीं आया है। ऐसे कानूनी कार्रवाई करते हुए अच्छे शख्स को क्वारंटीन सेंटर भेजा जाएगा ताकि लॉकडाउन की खिलाफवर्जी न की जा सके। ये है सरकार का फिलहाल, लेकिन ये 28 की शाम को फैसला पता चलेगा कि 27 की शाम को कि आगे की क्या हिकमत अमली सरकार अपना रही है। एक और आखिरी सवाल वो है प्लाज्मा थेरेपी के सिलसिले में। कल से लेकर जो हम पिछले 1-2 हफ्तों से तैयारियां देख रहे थे, उसका आज हमने देखा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो पहले मुतासिर हुए थे कोविड-19 से, आज वो उनने प्लाज्मा अतिया किया है। किस हद तक ये पहल होती कामयाब नजर आ रही है और माहिरीन का इस हवाले से क्या कुछ मशवरा है? क्या ये मुहिम किसी हद तक बदलाव लाएगी वादी के अंदर? देखिए, बिल्कुल आसिफ, आज जो श्रीनगर में तकरीब हुई जहां पे बाकायदा तौर पे प्लाज्मा डोनेट किया गया, ये तकरीब महकमा सेहत और पुलिस के जवानों ने मिलकर उनके इश्तराक से दी गई थी और यहाँ काबिल तारीफ काम भी ये हुआ। और साफ जाहिर है पिछले कुछ दिनों से कैंपेन भी कश्मीर में चल रही थी। डॉक्टर इजबा शफी नाम के एक डॉक्टर हैं कश्मीर के, वो सोशल मीडिया पे उन्होंने स्टार्ट किया था। उसके बाद काफी ये लोगों में इस हवाले से जागरूकता भी देखने को मिली, काफी होशियार भी लोग देखने को मिले। और बाकायदा तौर पर डॉक्टर नवीद नजीर जो आज इस फंक्शन के मौके पर मौजूद थे, जब उनसे बात की तो उन्होंने लोगों को कहा कि इस वक्त इस बीमारी का इलाज नहीं है और जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं उनका इलाज सिर्फ प्लाज्मा डोनेशन, प्लाज्मा थेरेपी से ही हो सकता है। और जो भी पॉजिटिव केसेस हैं वो रिकवर हुए हैं तो उन्हें चाहिए कि वो अपना प्लाज्मा जो है वो डोनेट करें, क्योंकि इससे जान बच सकती है। और कश्मीरियों के बारे में शायद सारी दुनिया जानती है कि दिल के बहुत नरम है, फौरन सामने आ जाते हैं जब इस तरह के मामला होते हैं। तो श्रीनगर में यूं कहें, क्योंकि मैं अभी श्रीनगर को ही आज देख चुका हूं, श्रीनगर के हवाले से यही है कि बड़ी लंबी लाइन कल देखी जा सकती है प्लाज्मा डोनेशन करने वालों की। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एक मैं यहाँ पे अपने नाज़रीन को दिखाना चाहूंगा, डॉक्टर साहब की तरफ से भी कहा गया, पहले भी मेडिकल एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि 3 महाज पर हम लड़ रहे हैं
सनम, एक बचाव, दूसरा इलाज और तीसरा मुआशरे को घबराहट और खौफ से निकालना और वो खौफ खत्म करना कोविड-19 का। यानी एक पड़ोसी दूसरे घर में जाने के लिए तैयार नहीं है कि वहां पर पॉजिटिव पेशेंट है। इस खौफ को खत्म करना कितना बड़ा चैलेंज इलाज के साथ साथ कोविड-19 के साथ साथ। देखिए बिल्कुल आसिफ, खौफ जरूरी भी है इस वक्त, क्योंकि लोगों को सही बात पहुंचानी है और कोविड का जो इस वक्त हमला है बहुत ही खतरनाक है। लोगों को पता होना चाहिए कि बहुत खतरनाक है, और अगर वो लोग इस वक्त यहाँ सोशल मीडिया पे या कुछ जो टेस्ट के पॉजिटिव नेगेटिव रिपोर्ट्स का जो सिलसिला देखने को मिला, कुछ लोगों में डर खत्म हो गया था, और उसके बाद जब डर नहीं हो तो तब कायदे और कानून तभी अमलाए जाते हैं जब डर होगा। तो डर नहीं था तो कायदे और कानून भी नहीं अपनाए गए। लेकिन एक जरूरी चीज है, लोगों में खौफ भी, लेकिन खौफ उतना नहीं होना चाहिए कि वो सब कुछ भूल जाए और एक डिप्रेशन का शिकार हो जाए। ताहम ये भी जरूरी है, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें ये भी जरूरी है कि उन्हें कश्मीरी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में शिकार है, तो इस वक्त उन्हें इस पर भी तवज्जो देनी है कि लोग ज्यादा डिप्रेशन का शिकार नहीं। लेकिन एक और डिप्रेशन कर रहा है कश्मीर में, वो है जो इसके लिए रामदेव सर जो दवाई इस वक्त कश्मीर में अस्पतालों में इन पेशेंट्स को दी जा रही है, क्योंकि मार्केट में इसका एक डोज करीबन 4 से 5 हजार रुपए में मिलता है और करीबन एक पेशेंट को ये 6 डोज देने पड़ते हैं। तो 30,000 के करीब जो है एक आम आदमी को इस पे खर्चा इस वक्त कोविड पे करना पड़ता है। तो जो कॉम्प्लिकेटेड केस हो उनको लगभग 30,000 रुपए का इस रामदेव सर दवाई के लिए। तो आज श्रीनगर में जब हमसे लोग बात कर रहे थे तो यही बात सरकार तक पहुंचाना चाहते थे कि इतनी स्कीम्स है सरकार की, कहीं न कहीं कुछ न रिलीफ वगैरह के नाम पे सरकार के पास पैसा है, ये रामदेव सर की दवाई वो खुद खरीदे। लोगों को एक तो सरकार अगर बल्क क्वांटिटी में खरीदेगी तो उनके पास सस्ती भी मिलेगी, और उसके साथ साथ ये अस्पतालों में सप्लाई होनी चाहिए, ताकि गरीब आदमी जिसके पास औकात बसात नहीं है, वो खरीद नहीं सकता है, खरीदने की बसात नहीं है, वो इस वक्त एक और कसम पुर्सी का शिकार न हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए, और दिन भर का हाल अहवाल सनम एजाज ने आपके सामने रखा। वादी कश्मीर के अंदर दोबारा सूबाई इंतजामिया का एक बड़ा फैसला, लॉकडाउन उन इलाकों के अंदर सख्त पाबंदियां रहेंगी जहां पर रेड जोन और कंटेनमेंट जोन, या वो इलाके जहां पर मुस्बत मामलों की तादाद पिछले कुछ दिनों से बढ़ी है। एक और हुक्मनामा इंतजामिया की जानिब से जारी किया गया। बडगाम के अंदर काफी क्योस और कंफ्यूजन, जो गैर रियासती मजदूर वहां पहुंच रहे हैं उस पर जो सियासी रहनुमा हैं वो भी इस वक्त सवाल उठा रहे हैं। लेकिन श्रीनगर के अंदर अब कोई गैर रियासती या गैर कश्मीरी तब तक दाखिल नहीं हो पाएगा जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर की हुक्मनामे के मुताबिक जब तक वो अपने हाथ में कोरोना वायरस से मुतल्लिक टेस्टिंग की जो रिपोर्ट होगी वो नेगेटिव लेकर ना आए, तब तक उसको इजाजत नहीं होगी। बढ़ते आगे बात मरकजी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद की, जिन्होंने आज G20 डिजिटल इकोनॉमी वुजरा की मीटिंग से खिताब किया। काफी अहम मीटिंग थी और इसमें उन्होंने जहां भारत ने कोरोना वायरस की इस वबा के दौर में डिजिटल प्लेटफॉर्म या डिजिटल टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया है, साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि डेटा के तहफ्फुज को तरजीह हैसियत देते हुए इसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक मजबूत लाएअमल मरकजी सरकार की जानिब से तैयार किया गया। We all need to acknowledge very importantly and significantly that digital economy must go hand in hand with data economy, because data is the important component to accelerate digital economy. Yes, we understand the issue of data innovation, of data cross flow, but we also need to acknowledge the sovereignty over data. Who has the sovereign right over the data? And we are very clear that the data must belong to the sovereign nation concerned to protect also the privacy of its people, to protect the digital concerns of its people, and obviously giving good occasion for innovation, for enterprise, data cleaning, data refining, all have to have a proper balancing aspect we need to acknowledge. हमें ब्रेक पे भी जाना, लेकिन उससे पहले